हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे ठोसों में दोष व अपूर्णताओं की। तो हमने देखा था कि ठोसों में मुख्यतः दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। पहला प्रकार हमने देखा था स्टाइकियोमेट्रिक दोष और दूसरा प्रकार था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो पिछले वीडियो में हम स्टाइकियोमेट्रिक दोषों की बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोषों की। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष में मैंने बताया था आपको, जब ठोस के अंदर कोई ऐसा दोष उत्पन्न हो जाए कि जो उसको बनाने वाला यौगिक है उसके सूत्र में कोई परिवर्तन ना हो, तो वैसे दोष को हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो दो तरह का स्टाइकियोमेट्रिक दोष हमने देखा था, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। तो रिक्तिका दोष को अगर आप किसी आयनिक यौगिक की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कहा था शाटकी दोष, और वहीं हमने जो है अंतरकाशी दोष को आयनिक यौगिक के संदर्भ में फ्रैंकल दोष कहा था। क्या कहा था? फ्रैंकल दोष। और मैंने आपको AgBr का एग्जांपल दिया था और ये भी बताया था कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका, उसमें दोनों प्रकार के दोष अर्थात शॉटकी तथा फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष AgBr में देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम इस क्लास में बात करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष की। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है? जस्ट स्टाइकियोमेट्रिक का उल्टा। जब किसी ठोस में कोई ऐसा दोष उत्पन्न हो जाए जिससे कि आपके क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाए, अर्थात उसको बनाने वाला जो यौगिक है उसमें जो आयन है, अगर आयनिक यौगिक की बात करोगे तो निश्चित उसमें आयन होंगे, उसमें जो आयन है उनकी संख्या कम ज्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे उस प्रकार के दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्या कहेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो आपका ये जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष है ये दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। तो पहले वाले को देखें हम, तो धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य के नाम से ही लग रहा है कि धातु का अधिक हो जाना, धातु का अधिक हो जाना। तो जब भी किसी क्रिस्टल में, किसी ठोस के क्रिस्टल में उसके बनाने वाले जो अवयवी कण है, अगर आप आयनिक यौगिक की बात कर रहे हो तो उसमें एक आपका जो है धातु होगी और दूसरी आपकी अधातु होगी। एक धातु का आयन होगा और एक अधातु का आयन होगा। अगर आपका धातु का आयन अधिक हो जाए, धातु का आयन अधिक हो जाए और अधातु का आयन कम हो जाए, तो आप कहेंगे कि जो है उस प्रकार का दोष जब उत्पन्न होगा उसी को हम कहेंगे धातु आधिक्य दोष। क्या कहेंगे? धातु आधिक्य दोष। तो सिंपली धातु आधिक्य दोष में यही होता है कि मेटल की संख्या, धातु आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि अधातुओं की या नॉन मेटल्स की जो संख्या है वो घट जाती है। इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। ठीक, तो आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl का क्रिस्टल है आपके पास। ठीक, तो NaCl के क्रिस्टल में आपको पता है आयनिक यौगिक है NaCl, तो दो प्रकार के आयन हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इनका एक नियमित क्रम है क्रिस्टल के अंदर। ठीक, इस प्रकार से नियमित क्रम में लगे हुए हैं। ठीक, तो ये सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है सोडियम और क्लोराइड आयनों का नियमित क्रम है, निश्चित क्रम है। ठीक, तो धातु आधिक्य दोष में क्या होता है कि आपका जो अधातु का आयन है, तो अधातु आपकी क्या है? क्लोराइड आयन। क्या है? क्लोरीन आपकी अधातु है, तो क्लोराइड आयन जो है ये जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। ठीक, मान लो यहां से एक क्लोराइड आयन बाहर निकाल दिया हमने यहां से। ठीक, ये क्लोराइड आयन हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया। अब आप देख रहे हो इस क्रिस्टल में कितने सोडियम आयन बचे? 6 सोडियम आयन बचे, जबकि 5 क्लोराइड आयन बचे। 6 सोडियम आयन बचे और 5 क्लोराइड आयन बचे। यानी इसमें जो है आपकी धातु आयनों की संख्या बढ़ गई और अधातु आयनों की संख्या घट गई। यानी इसमें जो है दोष उत्पन्न हो गया और उस दोष को हम कहेंगे धातु आधिक्य दोष। क्या कहेंगे? धातु आधिक्य दोष। लेकिन क्या यहाँ पर बात पूरी हो गई? यहाँ पर केवल इतना ही नहीं, केवल अभी तो हमने इतना ही दिखाया है कि आपका धातु का आयन बढ़ गया, जो है अधातु का आयन घट गया। तो ऐसा हो क्यों गया? ऐसा क्यों हो गया, ये भी तो हमें जानना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आप एक बात ये जान लीजिए कि क्रिस्टल में धातु या अधातु के आयनों की संख्या या धातु या अधातु के परमाणुओं की संख्या तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वैद्युत आवेश जो है वो संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
संतुलित होना चाहिए। तो आप देख रहे हो इस क्रिस्टल में जो है 6 सोडियम आयन थे, यानी इस क्रिस्टल के अंदर 6 यूनिट धन आवेश था। प्रत्येक सोडियम आयन पर 1 यूनिट धन आवेश है, Na+, 1 यूनिट धन आवेश, 1+ है तो 1 यूनिट धन आवेश बोलेंगे, 2+ होंगे तो 2 यूनिट धन आवेश, है ना। तो इस क्रिस्टल के अंदर 6 सोडियम परमाणुओं पर 6 यूनिट धन आवेश था और 6 क्लोराइड आयनों पर 6 यूनिट ऋण आवेश था, यानी धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या इसमें बराबर थी। लेकिन जब इसमें से हमने क्लोराइड आयन निकाल दिया तो क्या हुआ कि 1 यूनिट धन आवेश घट गया, सॉरी 1 यूनिट ऋण आवेश घट गया। क्लोराइड का ऋण आवेश है तो 1 यूनिट ऋण आवेश आपका क्या हो गया, घट गया, यानी अब इसमें 6 यूनिट धन आवेश और 5 यूनिट ऋण आवेश बचा। तो ऐसा जो है संभव नहीं होता है, किसी भी क्रिस्टल में आपका धातु और अधातु तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके अंदर आवेशों की संख्या जो पर यूनिट आवेश होते हैं वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होते हैं। हमेशा जितना जो है आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्रिस्टल के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसीलिए आपका क्रिस्टल जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्लियर हो गई बात। तो अब यहां से अगर हमने क्लोराइड निकाला है तो हमें इसको ला करके 1 यूनिट ऋण आवेश देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट ऋण आवेश देना पड़ेगा। जी हाँ, तो इस क्रिस्टल के अंदर ऋण आवेश की पूर्ति करने के लिए जो ऋण आवेश क्लोराइड आयन के रूप में कम हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए क्लोराइड की जगह पर आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पेपर में जो है अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक, तो क्लोराइड हमने निकाला तो क्लोराइड की जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या हुआ, आपका क्लोराइड आयन तो 5 यूनिट ही है, 5 क्लोराइड आयन है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आ जाने से जो है आपका ऋण आवेश और धन आवेश संतुलित हो गया। ऋण आवेश और धन आवेश संतुलित हो गया। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना लाते तो आपका ऋण आवेश और धन आवेश जो था उसमें क्या हो जाता, डिफरेंस हो जाता, है ना। तो ये बात जो है ध्यान में रखिएगा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैसे आ गया और क्लोरीन कैसे बाहर चला गया, यही तो है कि इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया और क्लोराइड कैसे बाहर चला गया। तो उसके लिए क्या है कि हमने क्या किया, इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया। क्या किया, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हमने सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को, इस क्रिस्टल को हमने गर्म किया सोडियम वाष्प में, सोडियम वाष्प यानी सोडियम धातु की वाष्प में हमने जो है इसको गर्म किया। तो क्या होगा कि आपका जो सोडियम है वो क्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को जो है सोडियम धातु के संपर्क में, सोडियम धातु की वाष्प के संपर्क में ला करके गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर जो आपका Cl- मौजूद था, Cl- निकाल दिया हमने और इलेक्ट्रॉन आ गया उसकी जगह, पहले तो Cl- ही तो था। हाँ, तो ये जो Cl- आपका था इसने क्या किया, Na+ के साथ अट्रैक्शन बना लिया। क्या कर लिया, Na+ के साथ अट्रैक्शन बना लिया। ये Na+ नहीं था, ये अभी तक तो सोडियम ही था। क्या था, सोडियम था। लेकिन आपको पता है जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप देखोगे Na11 तो 281 ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे को दे करके सोडियम आयन में बदल जाना चाहता है और स्थायी हो जाना चाहता है। यह आपने 11 में भी पढ़ा है ना, कि कोई भी जो आपका परमाणु है वो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो सेम उसी तरह सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने अंत में 8 करना चाहता है। तो जैसे ही सोडियम धातु को आप NaCl के क्रिस्टल के संपर्क में ला करके गर्म करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और आपका ये सोडियम आयन में बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा, सोडियम आयन में बदल जाएगा। और जैसे ही आयन में बदलेगा आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आपको पता ही है जब भी धन आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है वो ही 1 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर चला जाएगा और क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन बाहर चला जाएगा। समझ गए। तो क्रिस्टल के अंदर का क्लोराइड आयन सोडियम आयन के साथ क्रिया करके आपका NaCl बना देगा। क्रिस्टल के बाहर आपका NaCl बना देगा। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला है सोडियम आयन के बन जाने से, यही इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा क्लोराइड की जगह। इसकी जगह चला जाएगा, क्लोराइड की जगह चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका धातुवादी के दोष। तो
तो कैसे होता है सारा कुछ आप समझ गए। चलिए एक बार जल्दी से और देख लेते हैं कि क्या किया है हमने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को किसके साथ गर्म किया, सोडियम धातु की वाष्प के साथ, सोडियम धातु की वाष्प के साथ। तो जैसे ही आप सोडियम के संपर्क में लाएंगे इस क्रिस्टल को, तो इसके अंदर जो है जो आपका Cl- है, ये मान लीजिए क्रिस्टल के अंदर वाला Cl- है और यहाँ पर सोडियम धातु की वाष्प Na वाष्प है, इसके संपर्क में ला करके जब आप गर्म करोगे तो ये आपका सोडियम क्या करेगा, इस क्लोरीन को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और ये Na+ में बदलेगा। किसमें बदलेगा, Na+ में बदल जाएगा और ये क्या करेगा, क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन जो है क्रिस्टल में से अपनी जगह छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर जा करके Na+ से रिएक्शन करके NaCl बना देगा। क्या बना देगा, NaCl। और जब सोडियम धातु सोडियम आयन में बदलेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। और वही इलेक्ट्रॉन जो है विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा जो है चला जाएगा क्लोराइड की जगह। किसकी जगह चला जाएगा, क्लोराइड की जगह चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। हाँ, तो ये है आपका धातु आधिक्य दोष। तो आपका एक क्लोराइड कम हो गया और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, जिससे कि आपके धातु आयनों की संख्या बढ़ गई। इसीलिए हमने इस तरह के दोष को कहा धातु आधिक्य दोष। क्या कहा, धातु आधिक्य दोष। अब इस दोष के उत्पन्न होने से क्रिस्टल में कुछ परिवर्तन भी हो जाते हैं, वो भी जान लेना आपके लिए जरूरी है। जहां पर ये इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, क्लोराइड हटा है और इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो वह बिंदु जहां से क्लोराइड निकला है और आपका इलेक्ट्रॉन गया है जिस बिंदु पर, उसी को हम बोलते हैं F केंद्र। क्या बोलते हैं, F केंद्र, F सेंटर। क्या बोलते हैं, F सेंटर। तो यहाँ से क्लोराइड निकला है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन आया है, तो इस जगह को हम बोलेंगे F केंद्र। क्या बोलेंगे, F केंद्र या F सेंटर बोलेंगे। इसको आप कलर सेंटर भी बोलते हो। क्या बोलते हैं, कलर सेंटर। क्या होता है, कलर सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एंट्री के फलस्वरूप आपके इस क्रिस्टल का जो रंग है वो बदल जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है वो जो है कैसा होता है, व्हाइट होता है, कलरलेस व्हाइट। नमक देखा है ना आपने, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट ही तो होता है। नमक हमें सब्जियों में जो डालते हैं वही नमक, तो व्हाइट होता है आपका। लेकिन जब आप इसमें जो है धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करा देते हो सोडियम वाष्प के साथ गर्म करके, तो इस इलेक्ट्रॉन के डिपॉजिट हो जाने के कारण, इस इलेक्ट्रॉन की एंट्री के कारण इस क्रिस्टल का रंग जो है येलो हो जाता है। क्या हो जाता है, येलो, पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं F केंद्र। क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है उस पॉइंट को बोलेंगे F सेंटर। क्या बोलेंगे, F सेंटर। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज और, आपका जो सोडियम क्लोराइड था उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में वैद्युत संयोजक आबंधों द्वारा बंधे हुए थे, जिससे कि उसमें जो है आयनों के मूवमेंट की, आयनों के चालन की कोई संभावना नहीं थी। आपको पता है सोडियम आयन पर धनावेश है और क्लोराइड आयन पर ऋणावेश है, और अगर यही धनावेश और ऋणावेश जो है स्वतंत्र गति करने लगे क्रिस्टल में, तो क्रिस्टल में धारा प्रवाह हो जाएगा, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। लेकिन जब तक सोडियम और क्लोराइड इसमें थे तब तक आपका ये क्रिस्टल विद्युत कुचालक था, क्योंकि इसके अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों का मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जब आपका क्लोराइड निकल गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो क्लोराइड आयन की अपेक्षा बहुत ही नगण्य है, ना के बराबर है, बहुत ही छोटा है। क्लोराइड आयन आकार में बड़ा था जबकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है। तो यही इलेक्ट्रॉन आपका पूरे क्रिस्टल में कहीं भी जो है मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा या गति करेगा तो क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह होने लगेगा, विद्युत चालन प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन की एंट्री के कारण आपके इसका रंग बदल करके व्हाइट से येलो हो जाता है और ये विद्युत सुचालक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विद्युत सुचालक हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है ये क्रिस्टल। तो ये आपके धातु आधिक्य दोष हो गया। क्लियर हो गई बात कि धातु आधिक्य दोष जो है क्या होता है और ये कैसे होता है, और धातु आधिक्य दोष जब किसी क्रिस्टल में उत्पन्न हो जाता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं हमने अच्छे से देख लिया। क्लियर हो गई बात। आइए अब दूसरे दोष की बात कर लेते हैं हम, धातु न्यूनता दोष। इसकी बात कर लेते हैं, धातु न्यूनता दोष। तो चलिए इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहे तो। अब हम आगे बात करते हैं धातु न्यूनता दोष, ले लीजिए। चलिए आइए अब बात करते हैं हम लोग धातु न्यूनता दोष की। तो धातु आधिक्य दोष में आपने देखा धातु आयनों की संख्या बढ़ गई थी। किसकी संख्या बढ़ी थी, धातु आयनों की
आपकी सोडियम आयनों की संख्या बढ़ गई थी, जबकि धातु न्यूनता में क्या होगा, धातु क्या हो जाएगी, धातु न्यूनता दोष में क्या होगा, धातु की संख्या घट जाएगी, अधातुओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपली वही है, जब क्रिस्टल में कोई ऐसा दोष उत्पन्न हो जिससे आपके धातु आयनों की संख्या घट जाए और अधातु आयनों की संख्या बढ़ जाए, तो उस प्रकार के दोष को कहेंगे धातु न्यूनता दोष। क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष कहेंगे। तो आइए समझते हैं उदाहरण के द्वारा। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है FeO, FeO फेरस ऑक्साइड। क्या है ये, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल है हमारे पास। तो आपको पता है फेरस ऑक्साइड में आपकी एक धातु है और एक अधातु है। तो FeO में आपका जो है Fe ये धातु है, आयरन धातु है ना ये, और आपकी जो ऑक्सीजन है वो अधातु है। क्या है, अधातु है। और दोनों ही क्रिस्टल में आयनों के रूप में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो आयरन जो है इसमें Fe2+ के रूप में, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 2+ है, यानी Fe2+, और दूसरा जो अधातु है उसकी जो है O2-, O2-। अब मान लीजिए हमारे पास FeO का एक क्रिस्टल है, ठीक। तो FeO के क्रिस्टल में आपके जो है Fe2+ आयन होंगे और O2- आयन होंगे, Fe2+ और O2-। सेम इसी तरह फिर Fe2+, O2-, फिर यहाँ पर FeO2-, Fe2+, O2-, Fe2+, यहाँ लिखना होगा Fe2+, यहाँ पर Fe2+, O2-, Fe2+, O2-। क्लियर है बात। ये आपका है फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल, फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल जिसमें आपके जो है फेरस आयन और ऑक्साइड आयन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो कि अगर हम जो है यहाँ से हटा दें, इसको हटा दें, धातु के कुछ आयनों को हटा दें, तो जो है धातु की संख्या घट जाएगी और अधातु की संख्या बढ़ जाएगी। यही तो होगा। तो आइए अब मान लो हम इस क्रिस्टल में से, अभी इस क्रिस्टल में कितने फेरस आयन हैं, तो आप कहेंगे 6। कितने हैं, 6 Fe2+ हैं। और इसमें कितने जो है ऑक्साइड आयन हैं, 6 ही ऑक्साइड आयन हैं, 6 ही ऑक्साइड आयन हैं। अब मैं क्या करूं, इस क्रिस्टल में से 3 फेरस आयनों को घटा दूं। तो मैं 3 को मिटा देता हूं। यहाँ पर एक, यहाँ मैंने ये मिटा दिया, दूसरा यहाँ मिटा दिया और तीसरा यहाँ मिटा दिया। ठीक, तो 3 फेरस आयन मैंने कम कर दिए, यहाँ रिक्त स्थान बच गया, यहाँ पर खाली कर दिया हमने। देखिए अब जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 फेरस आयन घट गए, तो यहाँ पर ये कितने बचे, अब 3 Fe2+ बचा, 3 Fe2+ बचा, जबकि आपका 6 O2- है अभी। तो आप देख रहे हो कि धातु आयन घट गया, धातु आयन घट गया और अधातु आयन बढ़ गया। अधातु आयन क्या हो गया, बढ़ गया, अब अधातु आयन ज्यादा हो गया। अब ये हुआ कैसे, अब ये हुआ कैसे, क्यों हमने कर दिया, तो आइए देखते हैं। तो आपको पता है कि जब आप जो है 3 Fe2+ को निकालोगे तो एक आयरन पर कितने यूनिट धनावेश है, 2 यूनिट धनावेश। कितने यूनिट धनावेश है, 2 यूनिट धनावेश है। तो आपने 3 Fe2+ को निकाला है, यानी 6 यूनिट धनावेश आपने निकाल दिया, 6 यूनिट धनावेश, 6 यूनिट धनावेश इस क्रिस्टल में से कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। जब आपने 3 यूनिट Fe2+ को निकाल दिया क्रिस्टल में से, तो आपका 6 यूनिट धनावेश कम हो गया। और मैंने भी आपको बताया कि क्रिस्टल में आप धातु या अधातु आयनों की संख्या तो घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। तो 6 यूनिट धनावेश अगर आपने कम कर दिया, तो हम जो है यहाँ पर 6 यूनिट धनावेश दोबारा देंगे। क्या करेंगे, दोबारा देंगे। तो हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के बराबर करने के लिए इस क्रिस्टल के अंदर Fe3+ आयनों का प्रवेश कराएंगे, Fe3+ आयनों का प्रवेश कराएंगे। Fe3+ को बोलते हैं फेरिक आयन। क्या बोलते हैं, फेरिक आयन। Fe2+ को फेरस आयन कहते हैं और Fe3+ को फेरिक आयन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 यूनिट धनावेश जो कम हुआ है उसकी पूर्ति के लिए हम 2 Fe3+ को इस क्रिस्टल के अंदर एंटर करा देंगे। तो मैं इस क्रिस्टल के अंदर अब लिख देता हूं, 2 Fe3+ हमने एंटर करा दिया Fe2+ की जगह। तो Fe3+, यहाँ भी Fe3+।
अब आप देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर हो गया क्योंकि 6 यूनिट धनावेग इसमें आ गया। लेकिन क्या धातु और अधातु परमाणुओं की संख्या बराबर है? तो आप देखेंगे Fe के कितने परमाणु इस क्रिस्टल में हो गए बताओ? 1 2 3 4 एंड 5। और ऑक्सीजन आयन के कितने हैं? ऑक्साइड आयन के 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो बराबर हो गया, लेकिन आपका जो है धातु आयनों की संख्या घट गई, धातु आयनों की संख्या घट गई। अब इस क्रिस्टल को जब आप देखोगे तो आपको 5 Fe परमाणु और आपके 6 ऑक्सीजन परमाणु दिखाई देंगे आपको। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अगर ऑक्सीजन परमाणु ही है, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि दो आपका जो Fe परमाणु के रूप में आपका आयरन जो है 2 Fe3+ के रूप में मौजूद है, और जबकि आपका 3 जो है Fe2+ के रूप में मौजूद है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया धातु न्यूनता दोष। क्या हो गया? धातु न्यूनता दोष। तो क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष कब उत्पन्न होता है? जब हम किसी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में से निम्न ऑक्सीकरण अवस्था की धातु आयन को निकाल करके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के धातु आयन का प्रवेश करा देते हैं, तो क्रिस्टल के अंदर जो है धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गई बात? हमने यहां वही तो किया था कि Fe2+ को निकाला और Fe3+ का प्रवेश करा दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ Fe2+ में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, जबकि Fe3+ में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो 3 Fe2+ हमने निकाले थे और 2 Fe3+ हमने दे दिए। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर हो गया, जबकि आपका जो है धातु आयन की संख्या घट गई, धातु परमाणु की संख्या आपकी घट गई। तो ये होता है आपका धातु न्यूनता दोष। क्या होता है? धातु न्यूनता दोष। क्लियर हो गई बात? तो ये जो है दोनों ही दोष आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपने किताब की सहायता से। इस वीडियो को जो है कई बार देख करके आप अच्छे से बात को समझ लीजिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम ने जो है पूरा देख लिया हमने कि ठोस में जो है दोष किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, दोष कितने प्रकार के होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है, शॉर्टकी दोष क्या है, धातु आधिक्य दोष क्या है, धातु न्यूनता दोष क्या है, सबकी बात हमने कर ली। ठीक, अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे ठोसों के चुंबकीय गुणों पर। ठीक है, ठोसों के चुंबकीय गुणों पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, तब तक आप लोग जो है इसको देखिए ध्यान से और चीजों को सीखते रहिए। ठीक, तो अगली वीडियो में अब हम लोग मिलते हैं ठोसों के चुंबकीय गुणों के साथ।